अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें लास्ट चैप्टर में पिछले लेक्चर में हमने देखा मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, है ना। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन में मटेरियल मीडियम इज़ नेसेसरी और रेडिएशन जो है उसमें मटेरियल मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। नो नीड ऑफ अब नेक्स्ट हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्शन ये जो है ये किस तरह से मेज़र किया जाता है, कंडक्टिविटी से, है ना। अब कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू कंडक्ट हीट थ्रू इट, है ना। उसके अंदर से हीट जो है वो कंडक्ट होने के लिए जो एबिलिटी होती है दैट इज कंडक्टिविटी कहलाती है। अब कंडक्टिविटी के लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड Q is also directly proportional to the temperature gradient. Temperature gradient delta theta upon delta x, it is called temperature gradient. अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है इसको मैं नीचे बता दूंगी। पहले देखेंगे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को हटाएंगे तो यहाँ पे सम कोई कांस्टेंट लगेगा। सपोज हम के ले लेते हैं कांस्टेंट के, ए इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। Q इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पे T भी आएगा इसके साथ। टेम्परेचर के ऊपर भी हीट जो है वो डिपेंड होती है ना। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हम निकाल रहे हैं और हीट को Q से डिनोट किया जाता है। हीट इज या हीट कंडक्टेड या अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट and directly proportional to the temperature, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये, और ये T फॉर टाइम, टाइम के ऊपर भी डिपेंड है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी की ये अलामत हटा के हम यहाँ पे इज इक्वल टू K लिखेंगे कांस्टेंट, और ये इतनी टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट K इज इक्वल टू, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट ले लें और हीट टेम्परेचर ग्रेडियंट इसको भी अगर यूनिट ले लें, टाइम जो है वो 1 सेकंड ले लें, तो K जो है वो Q के बराबर होगा। यानी यूनिट एरिया, यूनिट टाइम और यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए K इज इक्वल टू Q, यानी हीट के बराबर। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू Q के बराबर। अगर हम ये तीनों चीज़ें यूनिट ले लें तो। इसके बाद हम देखेंगे ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, ये कहाँ से आया। इसके लिए K के लिए फॉर यूनिट और डायमेंशन, ये K जो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उसके लिए यूनिट निकालेंगे तो इसकी यूनिट आएगी पर सेकंड। यूनिट कहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ यूनिट पर सेकंड
या पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन, इस तरह से उसकी यूनिट आएगी। और यहीं से हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। M1 L1T माइनस 3 Lk माइनस 1। हाँ, यहाँ पे देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, ये जो है ये कहाँ से आया। तो इसके लिए पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई कंडक्टर को हीट दी जाएगी, सपोज यहाँ पे हम एक रॉड ले लेते हैं, आयरन रॉड, इसको हीट दे रहे हैं। तो इसको अगर हम हीट दे रहे हैं तो एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट एब्सॉर्ब करके इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना। हीट एब्सॉर्ब करके ये रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन एक स्टेट ऐसी आएगी या एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे जितनी हीट दी जा रही है, हीट एब्सॉर्ब जितनी हो रही है, जितनी हीट दी जा रही है और जितनी उसमें से जो है इंटर हो रही है और जितनी हीट लॉस हो रही है, ये दोनों इक्वल हो जाएं, यानी स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट इसको कहेंगे, स्टेडी स्टेट। एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक्स प्लेस, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन फिर नहीं होगा। जितनी हीट दी जा रही है इसको हीट करने के लिए, उतनी जो है वो लॉस्ट हो रही है, बाहर निकल जा रही है ना। जितनी हीट ये इसमें जज्ब हो रही है उतनी ही बाहर निकल जा रही है। तो ये स्टेडी स्टेट कहलाएगा, यानी मज़ीद टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर इस स्टेट पर हम कहेंगे डेल्टा एक्स इज लेंथ ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटल। अगर डेल्टा एक्स को इसका स्मॉल लेंथ ले लेते हैं, ये डेल्टा एक्स, और टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है या डिफरेंस इन टेम्परेचर इज डेल्टा थीटा, ये टेम्परेचर जितना इंक्रीज उसमें हीट दी जा रही है वो डेल्टा थीटा अगर ले ले, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, इट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। ये रेशो जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाता है। तो इसका यूज़ जो है हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए यहाँ पे उसका टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है। तो इसके लिए मैं डेफिनेशन बता दी। अब उसके बाद हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो देखे, तो कंडक्शन के लिए कंडक्टिविटी नोट मेज़र करने के लिए हम के की वैल्यू, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के मालूम करते हैं। इसी तरह से कन्वेक्शन, इस प्रोसेस में यहाँ पे लैंड और सी ब्रीज, इसकी एग्जांपल के ज़रिए कन्वेक्शन जो है ये प्रोसेस को बताया गया है। कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैस, है ना। जो करंट जो है पास होता है या हॉट एरिया से कोल्ड एरिया में जो हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो कन्वेक्शन करंट कहलाती है ना। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ, लैंड एंड सी ब्रीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, है ना, ड्यूरिंग डे टाइम। देखो जो लैंड नियर द सी होती है दैट इज हीटेड, है ना, ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट की वजह से वहाँ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है बनिस्बत पानी के, है ना। डे के टाइम में लैंड जो होती है वो हॉट हो जाती है ड्यू टू सनलाइट, और सी वाटर जो होता है इट इज़ नॉट सो हॉट, है ना, इट इज़ कूलर। तो यहाँ पे डे टाइम में हॉट एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी, ज़मीन से समंदर की तरफ हॉट एयर जो है वो हाई टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जो है वो फ्लो होती है, एंड कूल्ड एयर मूव्स फ्रॉम द सी टू लैंड,
जो कूल एयर होती है वो सी से लैंड की तरफ मूव होती है। कब तक के ये प्रोसेस चलेगा? जब तक के दोनों जगह का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, है ना। इसी तरह से ड्यूरिंग नाइट टाइम लैंड कूल्स व्हाइल द वाटर इन द सी इट इज हॉट, है ना। वो सी के वाटर को ठंडा होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और लैंड जल्दी से जो है वो ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सी इज ग्रेटर देन लैंड, देयरफॉर वार्म एयर मूव फ्रॉम द सी टू लैंड, है ना, और कूल एयर मूव फ्रॉम द लैंड टू सी। इस तरह से ये प्रोसेस होता है और जो हीट जो है ट्रांसफर होती है दैट हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। इसी तरह से रेडिएशन। अब रेडिएशन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये एग्जांपल लेकर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है ईएम वेव्स की, है ना। और लाइट जो है या ये वो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए रेडिएशन जो है वो यानी हीट ट्रांसफ़र होता है। तो इतनी फास्ट प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पे हीट जो है वो जल्दी ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू रेडिएशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखेंगे यहाँ पे बना हुआ है, एक थर्मामीटर लगा है, डायग्राम देखो। थर्मामीटर किसके अंदर लगा है? एक टेस्ट ट्यूब के ज़रिए कैलोरीमीटर के अंदर रखा हुआ है। अब अगर हम इसको हीट देते हैं, इसका टेम्परेचर या हॉट वाटर यहाँ पे ले लेते हैं, इसका टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सी है तो कुछ टाइम गुजरने के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है ना। ये टेम्परेचर या ये हीट जो है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हुई? सराउंडिंग में। तो जो हीट सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे हम हीट और उसका जो है हीट और टाइम का जो है वो ग्राफ निकालेंगे। d theta upon dt is directly proportional to theta minus theta 0, where theta is room temperature, theta 0 जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना। ये अगर हम पहले रूम टेम्परेचर मेज़र कर लें, सपोज थीटा 0 28 डिग्री सी है, इसकी भी एग्जांपल लेके मैं बता देती हूँ। 28 डिग्री सी है और ये हम हॉट वाटर जो लिए इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सी है, तो इसमें से ये जो माइनस हो रहा है, जो टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। Rate of fall of temperature of body is directly proportional to the excess temperature of body over the surrounding। ये जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में ये किसके ऊपर डिपेंड है? सराउंडिंग में जो टेम्परेचर जा रहा है एक्सेस टेम्परेचर उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को अगर हमको ख़त्म करना है यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा 0। थीटा 0 क्या है? रूम टेम्परेचर, और थीटा क्या है? दैट इज हॉट वाटर टेम्परेचर, है ना। जो हॉट वाटर हम कैलोरीमीटर के अंदर लिए उसका टेम्परेचर है, ठीक है। अब ये दोनों का हम ग्राफ निकाल लेते हैं। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, टाइम गुजरने के साथ साथ ये हॉट वाटर का टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो जो एक्सेस टेम्परेचर है डी थीटा, उसका जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उसका ग्राफ हम टाइम के साथ अगर निकालेंगे या दोनों को नोट करेंगे तो इस तरह से हमको ग्राफ मिलेगा। थीटा टेम्परेचर वर्सेस टाइम, है ना, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से ग्राफ मिलेगा। यानी टाइम के साथ साथ ये टेम्परेचर चेंज होता है, हॉट वाटर जो है वो कूल होते जाता है, उसका टेम्परेचर कम होते जाता है, इस तरह से ग्राफ मिलेगा। और सेकंड ग्राफ जो है ये थीटा वर्सेस हम लिए हैं टाइम, है ना, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। अब सेकंड जो ग्राफ है इसमें देखेंगे डी थीटा चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन टाइम, यानी यहाँ से इस ग्राफ से 5 रीडिंग्स हम लेकर या
2-3 रीडिंग लेकर दोनों का चेंज जो है उसका ग्राफ निकालेंगे, तो दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों आया? डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा 0, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एक्सेस टेम्परेचर गोइंग टू सराउंडिंग, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो दिस प्रूव्स द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर गोइंग टू सराउंडिंग।